कोई भी इंसान अपने आप वेरीफाई कर सकता है। मतलब थर्मामीटर चाहे कोई भी लगा ले, उसको बुखार वही दिखाई देगा जितना फीवर है उसको। तो मैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का आदमी हूं, तो एक बार स्वामी रामदेव जी को सुन रहा था, ये 2002 की बात है शायद। उन्होंने कहा कि वो प्राणायाम का सिखाते हैं सबको, तो सबको पता ही है योगा है प्राणायाम। तो उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के लिए हमें हमेशा बाहर वालों पर डिपेंड करना पड़ता है, विदेश पर डिपेंड करना पड़ता है। तो मैंने वो टीवी में बोल रहे थे, हालांकि मैं अलग घर में बैठा था, फैमिली के साथ बैठे थे, टीवी देख रहे थे, उनका प्रोग्राम आ रहा था, शाम की बात है शायद। तो मैंने कहा टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट तो हम हैं, तो आप बाहर वालों पे कैसे डिपेंड रह सकते हो? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, कोई गैप है बीच में। तो फिर मैंने उसके ऊपर कुछ काम करना शुरू किया कि मैंने कहा चलो एक मशीन बनाते हैं जो ये वेरीफाई कर दे कि आप प्राणायाम कर रहे हो तो आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, मैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपर्ट कहलाता हूं। 1985 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, उसका ऑपरेशन थिएटर, इंटेंसिव केयर यूनिट, हार्ट सर्जरी और न्यूरो सर्जरी दोनों का ऑपरेशन थिएटर एंड आईसीयू के जितना भी सिस्टम लगे हैं वो सारे मेरे लगाए हुए। तो मैं इंस्ट्रूमेंटेशन का एक्सपर्ट कहलाता था। तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को मैं जितने अच्छे से समझता हूं शायद ही कोई हो, क्योंकि वहां पे वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट लगे थे। तो एक टाइप के इंस्ट्रूमेंट का एक एक्सपर्ट, एक टाइप के इंस्ट्रूमेंट का एक एक्सपर्ट, पर क्योंकि वो सारे मैंने लगाए थे तो इसमें मुझे सारों का पता लग गया। मेरे एक वीक लगाया होगा मैंने, शायद एक हफ्ते में सारी वो इंस्टॉलेशन की थी कंप्लीट, पर मुझे तकरीबन मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की सारी समझ में आ गई। और मैं रिजेक्शन कंट्रोल का एक्सपर्ट कहलाता हूं। यानी इंडस्ट्री फैक्ट्री में है ना, जब प्रोडक्शन चल रही है तो एकदम से रिजेक्ट हो जाते हैं, पीस खराब हो जाते हैं, बिजली की वेरिएशन हुई उसकी वजह से हो गए, या डाई ज्यादा गर्म हो गई तो उसकी वजह से रिजेक्ट हो गए, कोई ना कोई कारण रहता है। तो मेरी एक्सपर्टीज थी कि वो आइडेंटिफाई करना पैरामीटर जिसकी वजह से रिजेक्शन शुरू हुई, फिर उसके लिए एक सिस्टम डिजाइन करना, उसका सेंसर बनाया कि ये प्रॉब्लम जब आए मशीन को बंद कर दो। तो उससे सेविंग बहुत होगी, क्योंकि रिजेक्शन का जो पीस है वो किसी काम का नहीं है। जो पीस मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है उसकी कीमत 2 रुपए रह जाती है, क्योंकि कबाड़ में बिकेगा। तो उसको अगर मैं उसके 1000 पीस रोज के रिजेक्ट होते, मान लो 10,000 की प्रोडक्शन है, तो मोटा मोटा 5 से 7% की रिजेक्शन हर फैक्ट्री में होती थी, रूल था ये। तो वो उसको गिनते थे कि भी चलो उसमें जाएगा, स्क्रैप में जाएगा, तो वो पैसा हमें कैश मिल जाएगा, हमारे काम आएगा। लेकिन उसको ये समझ में तो आता था कि 100 रुपए की चीज का स्क्रैप में मुझे 4 रुपए मिलेंगे। तो मैंने कहा उसको मैं आपके 100 रुपए की चीज के अगर आपका 1000 पीस रिजेक्ट हो रहे हैं तो मैं उसको 800 कर सकता हूं। वो कहता ऐसा संभव है क्या? मैंने कहा हाँ, पर कंडीशन एक है कि उन 800 पीस की रिजेक्शन की 1 साल की जो इनकम है जो बचेगी वो मेरे होंगे पैसे सारे। वैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डन। तो ऐसे करके मैंने सिस्टम बनाए बहुत सारे। तो पैसे भी बहुत हो जाते थे मेरे पास, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनको फूकने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता था, क्योंकि फालतू पैसे करेगा क्या, और टेक्निकल आदमी है तो एक्सपेरिमेंट करेगा। तो रामदेव जी की उस बात को सुनकर के मैंने एक सिस्टम डिजाइन किया। मैंने समझा कि अब चरक को पढ़ा, जैसे ये बता रही थी मैडम कि चरक ने क्या कहा। महर्षि चरक ने कहा, उनकी जब चरक संहिता खोलेंगे ना तो पहले पेज पर लिखा है एकल औषधि, यानी एक ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए जो हर बीमारी का इलाज करे। ये टारगेट था उनका। उन्होंने वो अचीव किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम, पर वो इस लाइन पर काम कर रहे थे। और उस स्टेटमेंट को पकड़ा मैंने और समझने की कोशिश की। तो सबसे पहले औषधि का नंबर बाद में आता है, पहले आता है डायग्नोस्टिक। जब तक डायग्नोज नहीं करोगे तो आप उसकी दवाई क्या बनाओगे। तो डायग्नोस्टिक के लिए उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन डायग्नोस्टिक के लिए परफेक्ट सिस्टम जो हो सकता है वो मैंने खोज लिया, और वो था नब्ज ज्ञान। वैद्य नाड़ी देखते थे और पता लग जाता था उनको क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से प्रॉब्लम है। तो 3 दोष देखा करते थे, वात, पित्त, कफ। और ये उनकी मतलब वो वैद्य सबसे एक्सपर्ट माना जाता है, इसको इन तीनों के हर तरह के वेरिएशन का ज्ञान था।
फिर क्योंकि हम इंजीनियर थे, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से बीई की मैंने बीटेक, तो हमारी टीम जरा मतलब लोग बेंट ऑफ माइंड ना थोड़ा अलग तरह का था। तो हम लोग सोचा करते थे यार दोष, ये आयुर्वेद का जो आधार है वो है दोष देखना, और सोसाइटी कहती है कि दोष मत देखो, गुण देखो, जिससे कि दोष आपको आप ग्रह वो कह 3 वो बनाए थे ना, आंख बंद कर लो, नाक बंद, मुंह बंद कर लो, कान बंद कर लो, 3 बंदर जिसको कहा जाता है। तो वो कहते थे कि दोष मत देखो, ये इसीलिए तीनों बंद कराए थे क्योंकि दोष देखने की आदत छूट जाए, और आयुर्वेद का आधार दोष देखना है। तो हमें लगा कि कुछ तो गैप है, मतलब गैप तो विज्ञान के गैप कहां पर है। तो हमने फिर वो दोष देखने के लिए नाड़ी परीक्षा करते थे, तो हमने इस ज्ञान को समझना शुरू किया, नाड़ी परीक्षा कैसे होती थी, क्या होता था। मेरे को ना 2006 में फादर ऑफ टाइम डिक्लेयर किया गया, क्योंकि मैंने टाइम पर रिसर्च करनी शुरू की। नाड़ी इज नथिंग बट टाइम, जो आपकी हार्ट बीट है वो आपकी नब्ज में पड़ी जाती है। ईसीजी आप सबको पता ही होगा, तो ईसीजी आपकी हार्ट बीट को पढ़ता है, हार्ट बीट के अंदर जो वेरिएशन हो रही है उसके पैटर्न से पता लग जाता है कि उसका हार्ट कैसा काम कर रहा है। वही बात के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के जो इंस्टॉलेशन कर रहे थे हम लोग ऑल इंडिया में, तो ये सारी चीज हमने सीख ली थी, समझ ली थी। और फिर जो वैद्य थे उनसे कुछ इंटरेक्शन हुआ, जो एक्सपर्ट थे इस लाइन के, हमने ढूंढे, खोजे, पूरे इंडिया में ट्रैवल किया, जहां पता लगता था यहां पर ये बैठे, हम उनको जाके मिलते थे। और तब समझ में आया, एक स्टडी हुई थी कभी 20 साल 25 साल 40 साल पहले, उसमें लिखा था कि अगर सारे वैद्य पूरे वर्ल्ड के उनकी नॉलेज को जोड़ लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, तो 350 टाइप की वेरिएशन आप एक हार्ट बीट में पढ़ सकते हैं, जबकि ईसीजी सिर्फ 3 टाइप की पढ़ता है। तो 3 से 350 तक पहुंच गए। फिर एक पुस्तक हमारे हाथ में किसने दी हमें, उसका नाम था रावण संहिता। अब रावण संहिता का क्या वो था, हम ये ढूंढ रहे थे कि 350 के बाद क्या, तो हमें समझ, और रावण को ज्ञानी कहा जाता है, तो ऑब्वियसली रावण संहिता तो सामने आनी थी। ज्ञान की सर्च कर रहे हो आप, ज्ञान में सर्च कर रहे हो, खोज रहे हो, तो रावण संहिता आपके आगे आएगी ही आएगी। तो पता लगा कि रावण को 1.5 करोड़ नाड़ी का ज्ञान था। मैं कहा 3 नाड़ी, 3 की बात कर रहा हूं जो ईसीजी बताता है, टोटल नॉलेज पुट टुगेदर 350, रावण को 1.5 करोड़। इमेजिन किस लेवल का ज्ञान था रावण के पास, इसीलिए उसको ज्ञानी कहा जाता था। हमने कहा नहीं, अभी भी कुछ तो, अगर वो ज्ञानी इतना था तो उसने गलती क्यों की। हम लोगों ने रिसर्च शुरू की रावण ब्लंडर्स के नाम से, एक प्रोजेक्ट शुरू किया रावण ब्लंडर्स, और उसने क्या गलतियां की ऐसी जिससे उसको हर साल भुगतना पड़ता है, मतलब हम उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं किसी भी। तो उसकी गलतियों को समझने की, जब पहले तो हमने ये कहा उसकी गलतियां थी, तो इसका मतलब है अभी ज्ञान में उसकी कुछ कमी थी। हमने उसको ज्ञान, क्योंकि हम लोग तो ज्ञान पे सर्च कर रहे थे, तो हमें पता लगा कि वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जो राम जी के गुरु थे, उनको 3.5 करोड़ नाड़ी का ज्ञान था, पर उनसे भी एक गलती हुई। एक तो कम से कम पता ही है कि उन्होंने राम जी के लिए जो मुहूर्त निकाला था राज सिंहासन का, वो फेल हो गया। तो इसका मतलब अभी आगे कुछ और है। तो फिर पता लगा कि ऋषि दुर्वासा, एक नाम सुना होगा आपने, उनको 10 करोड़ नाड़ी का ज्ञान था। तो कमाल है, 10 करोड़ नाड़ी का। अब उनके साथ भी एक समस्या थी, वो अपने क्रोध पर काबू नहीं पा पाते, क्रोध पर काबू नहीं पा पाते थे। तो इसका मतलब अभी आगे भी कुछ है। तो फाइनली हम पहुंचे 72 करोड़ वेरिएशंस हो सकती है आपकी एक हार्ट की, और ये ज्ञान था नंदी शिव के पास, जो कि रावण के गुरु थे। रावण ने नंदी शिव से ज्ञान लिया, लेकिन उसका ज्ञान अधूरा रह गया, क्योंकि उसने वो ज्ञान खरीदा, उसने योग्यता प्राप्त करके नहीं सीखा, उसने वो ज्ञान अपना सिर देकर के प्राप्त किया। उसको
उसकी मां ने समझा दिया था कि गुरु की पहचान क्या है। रावण 2 साल का था जब उसकी मां ने उसको छोड़ दिया था, पर गुरु की पहचान बता करके, और वो ढूंढ रहा था। उनको एक दिखाई दिए, कोई एक प्राणी दिखाई दिया, किसी भी वो उसमें शरीर में था, और उसको वो सारे गुण उसमें दिखाई दिए। रावण की ज्ञान मतलब रावण की मदर ने, जब रावण उसकी कोख में था तभी उसने उसको इतना ज्ञान दे दिया, सिखा दिया। जैसे अभिमन्यु का एग्जांपल तो आपको पता ही है। तो सेम वे रावण ने भी उस अपने कोख में रहते रहते इतना कुछ सीख लिया था, जिस भी ऋषि के पास रहती थी वो, जिससे भी उन्होंने प्राप्त किया उसको पुत्र को, तो उसको गुरु की पहचान पता लग गई बस। तो वो ढूंढता रहता, जंगल में घूम रहा था, ढूंढता रहता था, और उसने कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी ऐसा मिले जिसको आपको ये पहचान के साइन मिल जाए, तो उसको जो तुम्हारे पास बेस्ट है वो अर्पण कर दे। और रावण को अपना सिर से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ लगा नहीं। वो कहता है कि अगर मुझे जो पहचान बताई गई है, अगर वो पहचान है, वो मैंने पहचान लिया, और वो गलत है तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, और अगर वो ठीक है तो मुझे बेस्ट अपना देना है। तो उन्होंने अपना, क्योंकि उसको पता है कि अगर गुरु ठीक है, मैंने पहचाना ठीक है, तो वो मेरे को वापस रिकवर करा देंगे। ये एक फॉर्मूला शायद उसको बताया होगा किसी ने, मां ने बताया होगा ऑब्वियसली। तो उसने अपना सिर काट करके दिया। 10 बार दिया तो उनको, उनकी मजबूरी हो गई। 10 बार उन्होंने सिर उसका जोड़ा। 10वीं बार में उनको कहा कि अब ये बिना सीखे जाएगा नहीं, तो उसको ज्ञान देना शुरू किया। ज्ञान तो उन्होंने पूरा दिया, पर वो उसको पकड़ नहीं पाए। वो ये होता है ना कि योग्यता अगर आपकी नहीं है तो आपके पास आएगा नहीं। वही हुआ उसके साथ, इसीलिए उसने इतनी सारी गलतियां की। अब हमें इतनी सारी ज्ञान तो प्राप्त हो गया, पर इसका करें क्या? तो फिर हम लोगों ने एक मशीन बनाई। मैंने नाड़ी ज्ञान, मुझे समझ में आ गया, बस नाड़ी ज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपर्ट था। तो मैंने एक ये मशीन बनाई। एक मिनट दिखाना, ये वाली दिखाना। ये मैंने छोटी सी मशीन बनाई है। इसमें यहां पर ना ये होल है, दिख रहा है आपको। जब ऑन करेंगे तो लाल बत्ती दिखाई देगी। इसके ऊपर अगर इसमें सेंसर लगा हुआ है, आपने पल्स ऑक्सीमीटर सुना होगा, इसमें बहुत इसकी चर्चा हुई थी। तो बस उसका सेंसर निकाला और लगाया इसमें, और 5 सांस लेनी है गहरी। डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लगाता है तो वो कहता है गहरी सांस लो। बस वही टेक्नोलॉजी यूज करके मैंने इसको बना लिया। अंगूठा रखो, 5 गहरी सांस लो, ये आपको वैल्यू बता देगा कि आपका बुखार कितना है, फीवर कितना है। बस वो फीवर बताता है जो आपका टेम्परेचर है, और ये बताता है कि आप जो सांस में हवा ले रहे हो, सांस में हवा ही ले रहे हो, तो हवा तो आपने ले ली, पर उसका यूज कितना किया, उपयोग कितना किया आपके शरीर ने उसको। जितना उपयोग ज्यादा करोगे उतना फायदा होगा, सीधी सी बात है। तो इनडायरेक्टली ये आपकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने में आपको गाइड करता है कि आप अपना इम्यूनिटी लेवल इनफाइनाइट कर सकते हो। अच्छा, इम्यूनिटी की खासियत, एडवांटेज क्या है? इम्यूनिटी की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, जहां तक चाहो वहां तक जा सकते हो। तो मैंने वो पैरेंट पढ़ा, अच्छा इम्यूनिटी जितनी बेटर होगी बीमारियां उतनी कम हो गई अपने आप ही। तो एक मशीन और इतने सारे काम। तो चरक की जो बात कही हुई थी, डायग्नोस्टिक सिस्टम एक बन गया। एक डायग्नोस्टिक सिस्टम जो आप वो बताता है सिर्फ कि आप बीमार हो या नहीं हो। कौन सी बीमारियां सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप बीमार हो या नहीं हो ये आपको पता लग जाएगा। वो पता लग जाएगा आपकी नब्ज से। तो ऐसी एक टेक्नोलॉजी और है जिससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि आपको बीमार आप हो के नहीं हो और किस एंगल से बीमार। जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद में दोष देखा करते थे, हम लोग गुण देखते हैं। अब गुण देखने को तो मना किसने किया नहीं। कोई गुण देखो और गुण को अपनाओ, अपनी जिंदगी बढ़िया बनाओ। तो गुण देखने में गुण क्या है? गुण है, एक स्टेटमेंट कही जाती है मार्केट में, हर चीज 5 तत्वों से बनी है। फैक्ट है, ये सबको जानते हैं, हर कोई इंसान जानता है इस बात को। बस तो वो 5 तत्व आपको गुण देते हैं 25 तरह के। मेजरमेंट कर लो,
और मतलब पता लग जाएगा कौन सा गुण आपका डिस्टर्ब हुआ जिसने बीमारी दी। प्रॉब्लम कोई आई आपको, आप आए मेरे पास तो मैं आपकी नाड़ी से चेक कर लूंगा कि आपको वो प्रॉब्लम किस गुण के बिगड़ने से है। एक गुण बिगड़ गया आपका तो वो प्रॉब्लम आ गई आपको। अब वो कितनी आई है वो प्रॉब्लम, वो इससे नाप लेते हैं। उसके बाद उसको रिकवर कराना है। औषधि, एकल औषधि की बात की है चरक ने, तो एकल औषधि हमने ढूंढनी शुरू करी कि ऐसी कौन सी एकल औषधि हो सकती है जो हर काम करे। तो बड़ा सिंपल सा आंसर निकल के आया, हार्ट बीट। भाई तुम अपनी हार्ट बीट को एज ए मेडिसिन यूज कर लो, काम ही खत्म, पंगा ही नहीं है, कोई समस्या ही खत्म होगी सारी की सारी। कि आप अपनी हार्ट बीट को ही मेडिसिन की तरह से यूज करना सीख लो। उसके प्रोसीजर बना दिए, हार्ट बीट को यूज करो, इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, प्रॉब्लम अपने आप खत्म होती चली जाएगी। जयराम जी, बाकी कुछ चाहिए ही नहीं। तो अब कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग चाहेंगे कि एक बार आपको कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन दे दें पूरे सिस्टम का, और कितना बेनिफिट हुआ। जो भी आएंगे उनको उनका बेनिफिट मशीन बता देगी। पहले मेजरमेंट करेंगे, फिर उसको प्रैक्टिस कराएंगे उनको। वो प्रैक्टिस आप साथ साथ कर लेना, बाकी सारे बैठ के एक पर दिखाऊंगा। प्रैक्टिस जो कर रहे हैं तो प्रैक्टिस आप भी कर लेना, ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट दिखने शुरू हो जाएंगे अपने आप। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हार्ट पर काम करता है। वो ब्लड की प्योरिटी इंप्रूव होती है, जितनी ब्लड की प्योरिटी बेटर होगी उतनी इम्यूनिटी बेटर होगी, ये सीधा सा नियम है। और ब्लड की इम्प्योरिटी कम होती जाएगी तो आपका हार्ट उतना हेल्दी होता चला जाएगा, ये फैक्ट है बस। तो एकल डायग्नोस्टिक हो गया, एकल औषधि हो गई, एकल इंस्ट्रूमेंट हो गया जो मेजरमेंट कर सकता है, और एकल ही इन्फेक्शन है। मतलब एक इन्फेक्शन है जिसने आपको डिस्टर्ब किया, किस एक एलिमेंट को डिस्टर्ब किया वो क्या मेजरमेंट वो हो गया। एक इंस्ट्रूमेंट है, उसने नाप के बता दिया कितना हुआ, और नाड़ी आपकी बता रही है कि कितने पर ये रिकवर हो जाएगा। बात खत्म। तो कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछे, नहीं तो हम लोग मेजरमेंट शुरू करें। जी, जैसे किसी को सुनना कम हो जाता है या भूलने वाली बात हो जाती है, वो भी 100%। मतलब कमाल यही है, इस एक ना क्लब बना हुआ है, लिव 16 लुक 16 क्लब। अब लिव 16 लुक 16 का मतलब समझो आप क्या है। 16 के रहो, 16 के दिखो मरने तक, और ये पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। जी, आपने बताया प्रिकॉशनरी एकल और ये सब कुछ बताया, बड़ा अच्छा जी। इट्स अ प्रिकॉशनरी समथिंग, प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो या एक्सरसाइज से नहीं, ये रिकवरी का भी है। अच्छा, रिकवरी का, क्योंकि हार्ट बीट को आप मेडिसिन बना रहे हो ना, हाँ जी, तो रिकवर भी कराए। जी, तो मैं हार्ट बीट के ऊपर ही आ रहा था। जी, तो रिसेंटली ये तो आप बता रहे हो कि अभी आगे से जो पीछे हो चुका है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए मैं जी, जी, मैं समझ रहा हूँ। प्लीज जी, 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 जी। माय वाइफ को पीछे इम्प्लांट हुआ पेसमेकर। अच्छा, जी। पेसमेकर्स के लिए भी आप तो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी, तो देयर स्पेशल लीड वाज इंसर्टेड। तो उसमें क्या कहते हैं, नॉर्मली पेसमेकर में टाइम बड़ी जल्दी हो जाता है। तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा थर्ड वायर के लिए जो एक्स्ट्रा लीड डाली, उसकी वजह से जो पिकिंग हो रही है, आई थिंक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स आर देयर, लेकिन वो अभी भी हो रही है। आई कंसल्टेड सो मेनी डॉक्टर्स, भारत से करवाया था, देन आई वेंट टू बेंगलुरु, वहां पे भी उनका सीनियर मोस्ट बिगेस्ट हॉस्पिटल से जो है फंक्शन वाइज हार्ट इज ओके, नो प्रॉब्लम। मैं एक कीप मेजरिंग जो भी पैरामीटर्स है वो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन वो जो पेन है, जो पिकिंग होती है, शी ये मोस्ट ऑफ द टाइम कैन दिस ट्रीटमेंट हेल्प हर टू इम्प्रूव, मतलब टू रिड्यूस दैट पेन? डेफिनेटली, पर उसके लिए सेशन फिर वहां पर आकर लेने पड़ेंगे। हाँ जी, पक्का हो जाएगी। ऐसा है सर कि आप देखो, एक एक्सटर्नल एलिमेंट अगर छोटी सी फांस लग जाती है उंगली में, तो वो कितना तंग करती है जब तक वो निकल ना जाए। तो यहाँ तो पूरा का पूरा सिस्टम डाल दिया, तो तंग तो करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। पर हमें अपनी बॉडी, हम कर क्या रहे हैं, जो बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ जाती है वो तंग करती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ब्लड की इम्प्योरिटी जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे वैसे वो स्टिफनेस जो है वो फ्लेक्सिबल होती जाएगी, और जितना फ्लेक्सिबल होगा पेन अपने आप गायब हो जाएगा। सिंपल सा रूल है। जी, जी, जी। जस्ट अब
जो हार्ट बीट का हम है कीप मेजरिंग सारा दिन करते ही रहते हैं, तो ये क्या होता है कि इस ट्रीटमेंट के लिए वो बेंगलुरु के जो कार्डियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की ईरा प्योर 10 mg। तो उसकी वजह से क्या हार्ट बीट तो नॉर्मली पहले 90 थी, इस केस में वो कहता कि आप इसको लो करो। तो उस मेडिसिन से क्या हुआ कि हार्ट बीट इतनी लो होनी शुरू हुई कि वो 60 तक आ गई। मतलब ये मैं हार्ट बीट से रिलेटेड 60 पे आ गया। Now what I did myself is that I cut that medicine, वो उसका 10 की बजाय 5 mg आधा कर दिया, तो वो अब 72 पे आ गई। तो आई एम कंफर्टेबल विद दैट। लेकिन बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स she still वो तो एक्सटर्नल चीजों को कंपनसेट करने के लिए हार्ट बीट तो करेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई बात नहीं, वो डेफिनेटली रिकवर कर सकती है, कोई इशू नहीं। क्योंकि शी इज लोकली सेटल्ड, तो बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मैं मुझे थोड़ा सा रिक्वेस्ट जी 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 सीनियर सिटीजन में 3 प्रॉब्लम होती है। एक तो डिप्रेशन की आती है, ठीक है, एक आँख के सुनने की आती है, एक भूलने की आती है। इसके बारे में थोड़ा सा देखो सर, बात गेम एक ही है। इसके बारे में थोड़ा हाँ, सा जरूर जरूर तीनों के बारे में अलग एक्सप्लेन कर दो। न्यूरो बिल्कुल जरूर। देखो मैंने जैसे बताया लिव 16 लुक 16 क्लब बनाया मैंने, लिव 16 लुक 16 ऐशो क्लब। तो जब आप 16 के रहोगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम तो खत्म हो ही जाएंगी। पर अब क्या करें, अब जो हमारी एज है, जो पोजीशन है, उसमें क्या करें? तो उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, हमारे जो न्यूरो के जो सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करना है। और उनको एक्टिवेट करने का एकमात्र तरीका है ब्रीदिंग, कि आपकी ब्रीदिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो हार्ट बीट उस सेल को जाके टक करके जगा दे, बस। और कुछ नहीं करना है, तीनों प्रॉब्लम खत्म, गारंटीड। नहीं, सारी प्रॉब्लम प्राणायाम से ठीक हो जाएगी। नहीं, प्राणायाम से सारी प्रॉब्लम इसलिए नहीं ठीक होती। रेस्पिरेशन में क्या है? प्राणायाम ही रेस्पिरेशन है। डीप ब्रीथिंग करते हैं या जो भी करते हैं तो प्राणायाम ही सर, प्राणायाम में और इस टेक्निक में श्वासपैथी कहते हैं हम लोग इसको। क्या कहते हैं? श्वासपैथी। श्वासपैथी प्राणायाम नहीं क्या है? हाँ मैं बता रहा हूँ कि प्राणायाम की प्रॉब्लम्स क्या है कि प्राणायाम 10 तरह का है। तो आपको कौन सा प्राणायाम सूट करेगा, पहली बात तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि प्राणायाम आपको ठीक से सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अगर उसमें आप गड़बड़, जरा भी गड़बड़ करोगे तो वो नेगेटिव इफेक्ट देगा ही देगा आपको। प्राणायाम के साइड इफेक्ट्स है, केयर बहुत जरूरी है। एक खाली पेट होना चाहिए, सुबह उठ के करो, यहाँ पे बैठ के करो, ऐसे बैठना है, उस बहुत सारी कंडीशंस अटैच है। हम लोग योग से जुड़े हुए हैं जी, योग भारतीय बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। हमारे करना साहब भी जी 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 जी, तो मतलब काफी नॉलेज मैं हम लोग क्लास लेते हैं, करते हैं। मैं समझ सकता हूँ। उसके बावजूद भी लोग प्रॉब्लम आ जाती है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना कि प्राणायाम के साथ जो अटैच चीजें हैं मैं वो बता रहा हूँ। आप पहले क्योंकि डेमो अगर पहले दे देंगे ना तो थोड़ा सा इनको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। डेमो पहले देके हाँ थोड़ा सा हाँ, बताएंगे हाँ, कि श्वास कैसे लेना है, क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं एक मिनट दे रहा हूं कि जो प्राणायाम जो कितने तरह के हैं और कौन सा सूट करेगा और कैसे करना है, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोगों को ना एक्चुअली प्राणायाम की सर्टिफाइंग एजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है कि आप प्राणायाम ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं इस मशीन से चेक करके बता सकता हूँ। कोई भी कर रहे हो प्राणायाम, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको प्राणायाम ने फायदा दिया या नहीं दिया। और मैं करीब 1 करोड़ मेजरमेंट कर चुके हैं हम लोग इस मशीन से। 20 साल से कर रहे हैं हम लोग इस काम को, और टाइम टेस्टेड है, 100% काम करता है, एक भी फेलियर नहीं है। रिजल्ट पॉजिटिव है हमेशा, हर चीज में रिजल्ट पॉजिटिव है। कम या ज्यादा वो फर्क हो सकता है, किसी को ज्यादा फायदा होगा, किसी को कम, पर नुकसान नाम की चीज कोई है ही नहीं, प्लस है। तो ग्राफ में ना 0 से स्टार्ट होता है ग्राफ, तो हमारा ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है, 0 की तरफ जाता ही नहीं है, आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, पक्की बात है। प्राणायाम हम तभी कर पाएंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। स्वस्थ के लिए हमें तो मैं स्वस्थ के लिए करना आपको पड़ेगा। मैं जो सिस्टम दे रहा हूँ वो स्वस्थ के लिए ही है, और फिर आप प्राणायाम करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये आप एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज इस प्रोसेस का ये है कि आप इसको कभी भी कर सकते हो। खाना खाया है, नहीं खाया है, उठे हो, बैठे हो, जाग रहे हो, काम कर रहे हो, कभी भी कर सकते हो। 1 मिनट के लिए कर लो, 2 मिनट के लिए कर लो, 5 मिनट के लिए कर लो, 10 मिनट के लिए। अगर आप सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस सुबह और 10 मिनट की प्रैक्टिस शाम को इतनी भी कर लोगे तो आप देखोगे 40 दिन के बाद आपकी जिंदगी बदल गई, गारंटी है। जी सभी टाइम
मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी जी देखो सीनियर सिटीजन की सालों की प्रॉब्लम तो ये 3-4 दिन में बताई है। इसके लिए अपनी प्रॉब्लम आपको इंडिविजुअल बताएगा, पर मेरे को कम सुनता है। कोई कहेगा मैं मेंबरशिप में चला जाता हूँ, कोई कहेगा मेरे को ये प्रॉब्लम है। इसका आप यहाँ कोई अरेंजमेंट कर सकते हो, सामने में करा देंगे। ये क्लिनिक यही पास में तो है, है? ये पास में तो क्लिनिक है परशुराम नगर में। और कहाँ ये निधि जी उसी क्लिनिक को है? कोई कार्ड शार्ट कोई ना मिल जाएगा। कार्ड की प्रॉब्लम किस तरह बैठे आपके पास? आप पहले डेमो वगैरह तो दे दो ना। आपको पता क्या है? किस एक डेमो एक बंदा है, कोई चलो एक ही बंदा है, सारा सिस्टम उसी से समझ में आ जाएगा क्या करना है। आपको सिर्फ करना है और कुछ नहीं करना। परशुराम नगर किधर है? इधर है शिलाप नगर पास में। ये फ्लैग बताओ